स्वागत है। मेरे सामने OnePlus 13R है और आज मैं इसका अनबॉक्सिंग करूंगा, साथ ही डिवाइस और इसकी स्पेसिफिकेशंस पर एक त्वरित नज़र डालूंगा। तो शुरू करने के लिए चलिए इसे खोल लेते हैं। यहाँ हमें एक चार्जिंग केबल मिलेगी जो कि टाइप A से टाइप C वाली है और बस इसके अलावा सिर्फ कुछ आवश्यक कागजात हैं और फिर हमें यहाँ नीचे एक नया फ़ोन मिलता है। लीजिए, ये रहा। इसे ऊपर उठाते हैं और अब हमें अपनी स्क्रीन दिखनी चाहिए। लीजिए, अब ये चालू हो रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब अभी इसमें वाइब्रेशन हुआ तो इसका वाइब्रेशन उतना अच्छा महसूस नहीं हुआ। किसी वजह से ये थोड़ा लो एंड सा लगता है, लेकिन शायद ये सिर्फ बूटअप का वाइब्रेशन हो सकता है और मैं यहाँ हैप्टिक फीडबैक के फ़ील की बात कर रहा हूँ। तो कम से कम शुरुआत में इसका फीलिंग बहुत अच्छा नहीं था। देखते हैं क्या ये बदलता है या नहीं। अब जब हम डिस्प्ले देख सकते हैं तो आप स्क्रीन टू बॉडी रेशियो को भी अच्छे से देख सकते हैं, जो यहाँ काफ़ी अच्छा है। और अगर हम उस काफ़ी अच्छा को नंबर में बदलें तो ये 91.2% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। ये बहुत अच्छा है। अब ये एक LTPO एमोलेड डिस्प्ले है। मुझे नहीं पता कि LTPO 4.1 का मतलब क्या है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, HDR10+ सर्टिफाइड, डॉल्बी विजन सर्टिफाइड, HDR विविड और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस। ये 4 पिक्सल प्रति इंच कवरेज के साथ आता है, जिसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i है और इसका रेजोल्यूशन 1264x2780 है, जो जाहिर तौर पर डिस्प्ले को बेहद शार्प बनाता है। तो ये रहा डिस्प्ले के बारे में सारी जानकारी। यही है, ये शानदार दिखता है। ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और सभी सर्टिफिकेशनों के साथ शानदार चलेगा। अब देखते हैं कि क्या मैं जल्दी से कोई हैप्टिक फीडबैक महसूस कर सकता हूँ। ये कीबोर्ड की वजह से है, आमतौर पर यही होता है। ठीक है, नहीं, यहाँ हैप्टिक फीडबैक काफ़ी अच्छा है। मैं इसे ज़रूर आजमाना चाहता हूँ ताकि मैं इसे महसूस कर सकूँ और ये वाकई अच्छा लगता है। तो बस बूटअप वाइब्रेशन ही थोड़ा साधारण था। अब इसे पलटकर पीछे की तरफ देखें तो हमारे पास कैमरा सेटअप है, जिसमें ड्यूल 50 मेगापिक्सल सेंसर हैं, एक वाइड और दूसरा टेलीफोटो, और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है। और इन कैमरों के साथ आप 4K तक 60 फ्रेम प्रति सेकंड पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी तरह 1080p में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही 120 और 240 फ्रेम प्रति सेकंड की स्लो मोशन भी मिलती है। और फिर सामने होल पंच कैमरे में, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, हमारे पास 16 मेगापिक्सल का f2.4 वाइड सेंसर है 2.4 अपर्चर के साथ, और यह केवल 30 फ्रेम प्रति सेकंड पर 1080p रिकॉर्डिंग करता है। तो ये मूल रूप से कैमरों की जानकारी है। अब अगर हम डिवाइस के आंतरिक हिस्सों की बात करें तो मेरी राय में यहीं से डिवाइस थोड़ी कमज़ोर पड़ने लगती है। तो हमारे पास 6000 मिलीएम्पियर की बैटरी है, ये अच्छी बात है। और इसका आकार इतना बड़ा होने का कारण ये है कि इसमें नई सिलिकॉन टाइप बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह समान भौतिक आकार में अधिक क्षमता प्रदान कर सकती है और इसी वजह से इसे तेज़ी से चार्ज भी किया जा सकता है। तो हमारे पास लगभग उसी आकार का डिवाइस है जैसा आमतौर पर उन डिवाइसों में होता है जिनमें लगभग 5000 मिलीएम्पियर की बैटरी आती है। अब ये 6000 है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और जैसा कि मैंने कहा, इसी वजह से ये तेज़ी से चार्ज होता है। यह स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 द्वारा संचालित है और इसकी शुरुआत 12 गीगाबाइट रैम और 256 गीगाबाइट स्टोरेज से होती है, और दूसरा मॉडल 512 गीगाबाइट स्टोरेज और 16 गीगाबाइट रैम के साथ आता है। दोनों विकल्पों में UFS 4.0 स्टोरेज टाइप मिलता है, और मैं दोनों विकल्पों में इस स्टोरेज टाइप का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ निर्माता अपने लोअर एंड वर्जन में उच्च स्टोरेज वर्जन की तुलना में घटिया स्टोरेज टाइप देते हैं। तो बस इतना ही। और उन चीज़ों की बात करें जो वास्तव में दिखाई नहीं देती, तो इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है और साथ ही बिल्ड क्वालिटी वगैरह जैसी चीज़ों पर भी ध्यान दिया गया है। यहाँ हमारे पास पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर और इनके चारों ओर एंटेना है। यहाँ हमारे पास एक इंफ्रारेड ब्लास्टर भी है, जिसका मतलब है कि आप अपने फ़ोन से घर के उपकरण जैसे कि ऐसी यूनिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास माइक्रोफोन और कुछ और भी है। फिर हमारे पास फिजिकल स्विच है, जो कि OnePlus की एक अच्छी खासियत है।
तो आप इसे साइलेंट, पूरी तरह म्यूट या वाइब्रेट मोड में स्विच कर सकते हैं और जाहिर है साउंड मोड भी है। फिर नीचे की तरफ हमारे पास सिम ट्रे है। ये सिर्फ एक सिम ट्रे है, इसमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं है, माइक्रोफोन, ISM, एक और माइक्रोफोन और उसके पास स्पीकर हैं और बस यही सब कुछ है जो हमें इस डिवाइस के साथ मिलता है। अब एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे ये डिवाइस उसकी पेशकश के हिसाब से महंगा लगता है, क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर है जो कि पिछली पीढ़ी का प्रोसेसर है और ये डिवाइस सस्ता नहीं है। जब मैंने इसे ऑनलाइन चेक किया तो इसकी कीमत लगभग 1000 अमेरिकी डॉलर के करीब थी, इसमें टैक्स भी शामिल है। तो इस कीमत पर ये सबसे सस्ता नहीं है। अब मैं अभी इसे चेक करने जा रहा हूँ ताकि मुझे इसकी मौजूदा कीमत पता चल सके कि मैं इसे किस दाम पर ले सकता हूँ, कुछ वैसा ही जैसे अमेज़न पर ये मिल जाएगा। तो मैं इसे पोलैंड में अलेग्रो PL या PL पर चेक कर रहा हूँ। तो नया और बहुप्रतीक्षित OnePlus 13R स्मार्टफोन यहाँ 3700 PLN या लगभग 300 अमेरिकी डॉलर की कीमत पर बिक रहा है। यह आधिकारिक तौर पर OnePlus की ओर से अलेग्रो पर उपलब्ध है और वास्तव में मुझे यहाँ ज़्यादा विकल्प नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि अलेग्रो पर केवल और केवल OnePlus ही एकमात्र रिटेलर के रूप में अपने उत्पादों को बेच रहा है और उस उत्पाद की कीमत 3700 है, जो कि क्या वह 50 था, शायद करीब $60 कम है, बस 1000 अमेरिकी डॉलर से तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और इसलिए ये उस कीमत के बहुत करीब है जिसे मैं इस साल का फ्लैगशिप प्राइस मानता हूँ। और इस साल के फ्लैगशिप प्राइस के लिए इसमें पिछले साल का प्रोसेसर चल रहा है। अब ये बात इस खास मॉडल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि OnePlus 12 भी मौजूद है। और अगर हम OnePlus 12 को देखें तो हमारे पास एक सस्ता फ़ोन है जिसमें बेहतर स्पेसिफिकेशन है क्योंकि उसमें बेहतर कैमरा होगा और वह सस्ता भी है। इसके अलावा यह लगभग एक जैसा ही डिवाइस है, ये ज़्यादा प्रीमियम महसूस होता है। मैं ये बात ख़ास तौर पर बताना चाहता हूँ। 12 इस वाले से बेहतर महसूस होगा। यह दिखने और महसूस करने में बस औसत सा लगता है, मैं इसे ऐसे ही सबसे अच्छा बयान कर सकता हूँ। और ये भी बताते हुए सस्ता वर्जन या सस्ता फ़ोन जो कि OnePlus 12 है उसमें 16 गीगाबाइट रैम मिलती है, जबकि इस वाले के बेस वेरिएंट में 12 गीगाबाइट रैम मिलती है और उसमें 512 गीगाबाइट स्टोरेज मिलती है, जबकि इसमें 256 गीगाबाइट है। तो आपको डबल स्टोरेज और ज़्यादा रैम कम कीमत में मिलती है वही प्रोसेसर के साथ, क्योंकि वह पिछले साल का OnePlus का फ्लैगशिप फ़ोन था। और अगर आप कुछ पैसे बचाना चाहते हैं और फिर भी लगभग वही अनुभव फ़ोन पर पाना चाहते हैं तो यह एक बहुत बेहतर विकल्प होगा। और कैमरा के मामले में जाहिर है कि पिछला मॉडल सबसे अच्छे कैमरे देने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उस समय वह OnePlus की सबसे बेहतरीन पेशकश थी। तो आप कैमरों में भी कोई कमी महसूस नहीं करेंगे। बहुत संभव है कि उसमें इस वाले से भी बेहतर कैमरे हों। तो जैसा कि मैंने कहा, इसे ख़रीदने का कोई कारण नहीं है क्योंकि आप पिछला मॉडल ले सकते हैं जिसमें समान या बेहतर स्पेसिफिकेशन कम कीमत में मिल जाते हैं, जिससे इस फ़ोन को लेने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो यही मेरी राय है और मुझे उम्मीद है कि मेरी यह सिफारिश और यह तार्किक विकल्प आपके लिए मददगार रहा होगा। अब मैं जानता हूं कि कुछ लोगों ने इसका पिछला मॉडल शायद देखा ही नहीं होगा और बस यही कहा होगा, हाँ इस साल मैं नया OnePlus 13R लूँगा क्योंकि 13 तो बहुत ही महंगा है। और हाँ, अगर आप पिछला मॉडल ले सकते हैं जो इस जितना अच्छा है या इससे भी बेहतर है और वो भी कम कीमत में, तो फिर इस फ़ोन को लेना कोई समझदारी नहीं है। और साथ ही अगर आप और भी किफ़ायती दामों में बेहतरीन फ्लैगशिप फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो मैंने खुद के लिए भी एक फ़ोन लिया है। ज़रा मैं इसका कवर उतार लेता हूँ और वो है Nubia Z70 Ultra। यह एक शानदार कैमरा फ़ोन है जो लगभग $250 कम कीमत में बेहतरीन प्रदर्शन करता है जितने में ये फ़ोन मिल रहे हैं। तो मैंने इसे PLN में 2067 PLN में ख़रीदा। तो इस डिवाइस के लिए ये बहुत ही शानदार वैल्यू है और इसमें उन बेहतरीन कैमरों में से एक है जिन्हें मैंने खुद फ़ोन पर टेस्ट किया है। और इसमें बेहतर स्पेसिफिकेशन है क्योंकि इसमें नया प्रोसेसर है जो कि 8 एलीट स्नैपड्रैगन है और यह शानदार एज टू एज डिस्प्ले है। हालांकि पूरी ईमानदारी से कहूँ तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो मुझे लगता है कि दोनों लगभग एक जैसे ही हैं असली प्रतिशत के हिसाब से। इसमें बस कोने ज़्यादा गोल हैं। जो फ़ोन मैंने अभी दिखाया उसके किनारे थोड़े ज़्यादा तीखे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये सस्ता होने वाला है और सस्ते की बात जारी रखते हुए OnePlus 12 भी सस्ता होगा जबकि वही फीचर्स देगा।
तो किसी भी हाल में उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा होगा, और अगर ऐसा हुआ हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखने के लिए धन्यवाद।